वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए ये क्लास आपकी लेटेड वैदिक एज के बारे में होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में पढ़ा, उसकी इकोनॉमी, सोशल, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो उसी तरह जो वैदिक के बाद जो दूसरा समय आया जिसको हम लोग लेटर वैदिक एज कहते हैं, इसमें क्या था इसको समझते हैं इस बार। देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने पूरा ऋग्वेदिक को 2 पार्टों में समझा था। बेसिकली ऋग्वेदिक एक टर्म है जिसको वैदिक से ही हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन वैदिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड थी, ठीक? तो वैदिक एज जो हम लोगों ने पहले अपने वीडियो में पढ़ा था, उसमें हम लोग ये पढ़ा था कि कितने तरीके के वेद होते हैं, ठीक? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक? और उसी तरह उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसके सोशल के बारे में और प्लस वहाँ पे जो रिलीजन था, वो कैसा था। उसके बाद समय आता है लेटर वैदिक एज का। तो ये कैसा था इसको समझते हैं। देखिएगा, द लेटर वैदिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी लाइफ। देखिए पहले की जो वैदिक एज थी, मैंने जो आपको वीडियो बनाया उसमें आपने देखा भी होगा कि ये बहुत एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं सिंपल और इग्लैटेरियन सोसाइटी की तरह ये लोग रहते थे। इग्लैटेरियन सोसाइटी हम लोग क्यों कहते हैं कि बेसिकली ये लोग एग्रीकल्चरस्ट थे एक तो, ठीक? ना ही कोई युद्ध लड़ने का ऐसा कोई ज़िक्र हुआ है इसमें, ना ही इन लोगों को वेल्थ कैप्चर का कोई ऐसा ज़िक्र हुआ था। केवल इन लोगों के पास जो कैटल होती थी उससे इन लोगों की वेल्थ डिनोट की जाती थी। लेकिन ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है आगे चल के लेटर वैदिक एज में आ गई। इसमें क्या हुआ, इसमें सारी ही चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, सभी में एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ का हो गया था आना। In terms of political context, the tiny tribal settlement of the Vedic period were replaced by comparatively stronger kingdom. अब पहले जैसे आपने पढ़ा था कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे, तो कभी यहाँ कभी दूसरी जगह इस तरह से। हालांकि ये लोग लेस सीवियर ऐसा किया करते थे जैसे कि पहले एंशियंट टाइम में लोग करते थे। ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि प्री सेटल हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे अपने आप को सेटल कर चुके थे और ज़्यादा ये लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हुआ करते थे। हालाँकि जब लेटर वैदिक एज आई तब ये सारी चीज़ें और बढ़ गईं और फिर कहीं न कहीं जन्म हुआ था किंगडम्स का, ठीक? किंगडम्स का यहीं से जन्म हुआ। द कोर ज्योग्राफिकल एक सेकंड। द कोर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द ऋग्वेदिक टेक्स्ट कॉरेस्पॉन्ड टू ईस्टर्न अफ़गानिस्तान। अब देखिए जो ऋग्वेदिक में मैंने आपको बताया था, तो उसकी एक बाउंड्री रीजन थी। लेकिन अब जो लेटर वैदिक एज है उसकी बाउंड्री रीजन क्या है उसको समझते हैं। ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, वेयर द कोर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लेटर वैदिक एज करेस्पॉन्ड टू कुरु पंचाल रीजन विच कंप्राइज द इंडो गैंगटिक रीजन एंड द अपर गंगा वैली। तो कहने का मतलब ये है जो ऋग्वेदिक का आपका था उसमें हम लोग अफगानिस्तान मतलब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इधर का जो पार्ट था, वेस्ट का, वो उस समय ऋग्वेदिक का समय था। और ये हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो भारत का सेंट्रल पार्ट था वो हमारे अंडर आ गया लेटर वैदिक एज में, ठीक? तो ये बेसिकली एक मतलब एक ओवरव्यू था लेटर वैदिक एज के बारे में। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी लेटर वैदिक एज की, इसको समझते हैं। देखिए जो वेद थे जैसे हमारे ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, तो ये सब लोग वैदिक एज में आ गए। ये सब बेसिकली एक तरह से टेक्स्ट थे, ठीक? तो इसी टेक्स्ट की जो चीज़ें इसमें लिखी थी वही कहीं न कहीं लेटक वैदिक एज में भी आई। तो टेक्स्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। हालाँकि जो लोगों का जीवन जीने का एक तरीका था, एक एक पैटर्न हुआ करता था, वो उसमें काफ़ी बदलाव आ गया था। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या थी लेटक वैदिक एज की उसको समझते हैं। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। अब जाहिर सी बात है जब किंगडम का जन्म हुआ तो किंगडम किसको डिनोट करता है, वो किसी ना किसी राष्ट्र को डिनोट करता है। तो जो राष्ट्र का जन्म हुआ था वो हमारे लेटर वैदिक एज में ही हुआ था। देयर वर नो लॉन्गर फॉट फॉर कॉज बट फॉर टेरिटरीज। अब जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो लोग काउस के लिए ज़्यादातर युद्ध लड़ते थे। कैप्चर ऑफ द कैटल यही उन लोगों का प्राइमरी पर्पस रहता था क्योंकि उसी से हम लोग उन लोगों की वेल्थ डिनोट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, अब जो युद्ध लड़े जाने लगा वो लड़े जाने लगा टेरिटरीज के लिए। द प्रीडिनोमिनेटली पेस्टोरल सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एज हैज बिकम एग्रीकल्चरल। अब पेस्टोरल सोसाइटी ज़्यादातर जो लोग कैटल पे और जो इधर उधर शिफ्टिंग कल्टीवेशन थोड़े बहुत पैमाने पे करते रहते थे, अब वो लोग एक तरह से सेटल और प्लस बड़े पैमाने पे लैंड कल्टीवेशन करने लगे और वहीं से जन्म हुआ एक नए वर्ड का जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। Chief grew at the expense of the tribal peasantry and handsomely rewarded the priest who helped them in maintaining their authority। अब जाहिर सी बात है जो पहले प्रीस्ट को कहीं ना कहीं दान और दक्षिणा मिलती थी, अब उन प्रीस्ट को हैवी रिवॉर्ड मिलने लगा। ये रिवॉर्ड आता कहाँ से था? ये आता था ट्राइबल पीजेंट जो लोग थे वो लोग टैक्स देते थे किसको? चीफ को। और चीफ कौन हुए? जाहिर सी बात है हमारे
राजा हो गए। ठीक। It should be noted that even in later Vedic times, the king did not possess a standing army. देखिए पहले के समय में तो आर्मी का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहां तो किंगडम का कोई जिक्र नहीं था। लेटर वैदिक वेज में हालांकि किंगडम का जिक्र हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं था कि कोई भी स्टैंडिंग आर्मी किंग जो है वो रखता था। और ज्यादातर सब लोग इधर उधर भटके रहते थे। हालांकि जब ऐसा कोई युद्ध होता होगा तब ये लोग एक तरह से सम्मिलित हो जाते थे कि हाँ हम अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इलेक्शन जो होते थे वो भी कहीं ना कहीं अपीयर हुए लेटर वैदिक एज में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय हेरिडिटरी किंगशिप भी इमर्ज होने लगी थी कि जो राजा है आने वाले समय में उसी का बेटा या उसी के परिवार के ही लोग जो है गद्दी पर बैठेंगे। ये जो प्रथा है ये लेटर वैदिक एज के अंत में चालू होने लगी थी। किंग इन्फ्लुएंस। और भी देखिए किंग का जो इन्फ्लुएंस है वो जो रिचुअल होते थे जैसे यज्ञ हो गया, अश्व यज्ञ हो गया, इन सब चीजों से किंग कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस और अपना डोमिनेशन जो है प्रजा पर बनाए रखते थे। इट वॉज स्लोली टर्निंग इन लेटर स्टेज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर वैदिक एज का भी एक अंत आने लगा, तब वहां पे जन्म हुआ एक नए वर्ड का जिसको कहा गया जनपदा इंस्टेड ऑफ जनाज। जो पहले हम लोग जनाज, जैसे ऋग्वेदिक में भी एक टर्म मैंने आपको पढ़ाया था जनाज करके, वो लेटर वैदिक एज के अंत में बन गया था पूरी तरह से जनपद। द किंग वॉज यूजुअली क्षत्रिय। अब जो किंग होता था जनरली वो क्षत्रिय होता था, जो ब्राह्मण होता था वो प्रीस्ट होता था, और इसी तरह जो अलग अलग चीजें हैं वो मतलब जो वर्ग था वो एक तरह से बढ़ चुका था। द किंग और एड्रेस बाय डिफरेंट नेम अक्रॉस डिफरेंट रीजन। अब देखिए जो लेटर वैदिक एज था वो अलग अलग जगहों पे बसा था, तो वहाँ के अलग अलग लोगों के तौर तरीके होंगे। तो उसी तरह जो राजा जो गद्दी पर बैठता था उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो किस नाम से बुलाया जाता था? नॉर्थ में उसको कहा जाता था विराट। ठीक। ईस्ट में कहा जाता था उसको सम्राट। साउथ में कहा जाता था भोजा। और वेस्ट में उसको, और नॉर्थ सेंट्रल में उसको कहा जाता था राजा। और वेस्ट में उसको कहा जाता था स्वराट। तो इस सब को देख लीजिएगा, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछ ही लेता है कभी ना कभी घुमा फिरा के। पीसीएस में भी एक बार पूछा है कि किन नामों से हम लोग इनको डिनोट करते थे। तो नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, साउथ में भोजा, वेस्ट में स्वराट और सेंट्रल में राजा। लेटर द्विवेदी की इसकी सोसाइटी क्या थी, क्या उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था कि नहीं था, क्या वहाँ पे कास्ट सिस्टम था कि नहीं था, इसको एक बार समझते हैं। द लेटर वैदिक एज सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू फोर वर्ण। अब जो ऋग वैदिक एज के अंत में मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे वर्ण उभर के आ रहे थे। हालांकि इतने अच्छे से लोगों का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मजबूत नहीं थे, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा उभर के हो रहा था। लेकिन लेटर वैदिक एज में पूरी तरह से आ गया था और अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चालू हो गया था, जिसमें चार वर्ण उभर के आए थे। जिसमें से ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट, क्षत्रिय मतलब कि राजा हुआ करते थे, वैश्य जो कि नीचे वाले काम करते थे, और शूद्र जिनको अछूत माना जाता था। लेटर वैदिक एज सोसाइटी केम टू बी नोन एज द वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। अब लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी थी उसको क्या बोले जाने लगा, उसको बोलने जा रहे हैं वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। ऐसा क्यों? इन तीनों का ही अलग अलग मतलब है। आश्रम से मतलब होता है ब्रह्मचारी रहेगा कि नहीं, और भी इस तरह से अलग अलग आश्रम बटे हुए हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्ण से मतलब जो मैंने आपको बताया चार वर्ण, और प्लस धर्म। ठीक। द अपर थ्री क्लास जो होती थी, अपर थ्री क्लास आपके कौन हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन सबको द्विजा बोला जाता था, मतलब कि ट्वाइस बॉन्ड। और इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था किनसे? शूद्र और चंडाल से, क्योंकि शूद्र को उस समय अछूत कहने की जो प्रक्रिया थी एक तरह से वो हम लोग कह सकते हैं लेटर वैदिक एज से चालू हो चुकी थी। कास्ट एक्सोगेमी वॉज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस। अब जाहिर सी बात है जब वन सिस्टम आ गया तो यहीं से फिर कास्ट एक्सोगेमी भी चालू हो गई थी, और बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर अब ये लोग यहाँ पे होने लगे थे कि इसको छूना नहीं है, या कौन से जो कास्ट है वो कौन सा काम करेगी, ये लेटर वैदिक एज सोसाइटी से कहीं ना कहीं चालू हो चुका था हमारा। Assembly was then dominated by noble and affluent men, and women were no longer permitted to attend assembly. तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो वुमेन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो कहीं ना कहीं लेटर वैदिक एज में और उभर के आने लगी थी। ऋग वैदिक एज में जहां उनको असेंबली अटेंड करने का मौका दिया जाता था, लेटर वैदिक एज में वो चीज भी उनसे छीन ली गई थी। अब असेंबली कौन डोमिनेट, जो पहले एक तरह से हम लोग कहते थे ना कि क्लैन वाले आपस में मतलब विचार विमर्श करके कोई ना एक मतलब एक पर्सन को चुनते थे जो इस असेंबली को लीड करेगा। हालांकि लेटर वैदिक एज सोसाइटी में ये सारी चीजें खत्म हो गई, और असेंबली वो डोमिनेट करेगा जो कि नोबल होगा या फिर एफ्लुएंट मैन मतलब कि पैसे वाला आदमी होगा। सभा एंड कम्युनिटी आज भी कंटिन्यू मतलब ग्राउंड करने लगे। हालांकि अब ऋग्वेदिक एज का ऐसा कोई नहीं रहा कि जो सभा और समिति चुनती थी कि राजा कौन बनेगा या सोसाइटी कैसे चलेगी या मतलब एक राज में स्थापिता कैसे आएगी,
वो सब चीज़ अब सभा समिति का काम धीरे-धीरे खत्म हो गया था। खत्म इसलिए हो गया था क्योंकि अब कहीं न कहीं जो राजा थे वो एक तरह से डोमिनेटिंग पावर पे आ गए थे और जो गद्दी थी वो एक तरह से हेरिडिटरी नेचर हो गई थी, ठीक? कि राजा का बेटा या राजा के परिवार से ही लोग बनेंगे। तो इस वजह से अब सभा और समिति का काम जो है वो बहुत ही कम हो गया था। हालाँकि वो अभी भी था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जो ऋग्वेदिक में उसकी वैल्यू थी, वो लेटर वैदिक एज में खत्म हो गई थी। द इंस्टीट्यू एक सेकंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर। अब देखिए जब वर्ण आएगा तो जाहिर सी बात है गोत्र आएगा। इसका मतलब होता था कॉप एंड देखिए गोत्र का मतलब ये होता है कि यदि आप मान लीजिए क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय में भी कौन कौन से गोत्र से आते हैं इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पहले क्या होता था चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, इन सब में गोत्र के हिसाब से इनके क्षत्रिय के बड़े ठाकुर होंगे या छोटे क्षत्रिय होंगे या और छोटे क्षत्रिय होंगे। ये सब हम लोग डिनोट करते थे कि ये लोग कौन से गोत्र से आते हैं, ठीक। मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम गुड वर फॉरबिडन। अब जो एक ही गोत्र का होगा उसकी शादी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मतलब है कि जैसे चौहान चौहान है तो इनकी शादी नहीं होगी, या ये कह सकते हैं जो परिहार परिहार है तो इनकी शादी आपस में नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता था कि ये लोग एक कॉमन इंसेस्टर के लोग हैं, ठीक। इस वजह से ये लोग एक तरह से हो गए भाई बहन, और भाई बहनों की शादी नहीं होती है। तो ये बेसिकली एक तरह से जो कि कास्ट वन सिस्टम था वो काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर पकड़ बना चुका था लेटर वैदिक एज सोसाइटी में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी एज का होता है जब हम लोग डिनोट करते हैं उसकी इकोनॉमी से। तो लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी क्या थी उसको समझते हैं। द लेटर वैदिक एज कल्चर इज कॉल्ड एज पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू इसको क्यों कहा गया, ये एक तरह से फेस अलग अलग हम लोगों ने, चाहे वो एंशियंट हो, ठीक। एंशियंट में अलग अलग जो टाइम पीरियड के हिसाब से समय आता गया है जिसको हम लोग एज से डिनोट करते हैं, उस हर एज की एक पेक्युलर तरीके पॉटरी होती थी। उस पॉटरी को हम लोग उसके फेस से कहते थे, ठीक। तो उसी तरह जैसे कि ये जो लेटर वैदिक एज था ये एक तरह से आयरन फेस कल्चर था, और काइंड ऑफ पॉटरी जाहिर सी बात है पॉटरी के हिसाब से ही हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा ग्रे वेयर पॉटरी हो गया, ब्लैक वेयर पॉटरी हो गया, रेड वेयर पॉटरी हो गया। तो ये लोग अलग अलग स्टोन एज जो आई है उसके हिसाब से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। खैर जो लेटर वैदिक एज था वो आयरन फेस कल्चर था। The main factor in the expansion of the Aryan culture during the later Vedic age was the beginning of the use of iron। देखिए ऋग वैदिक एज में किसकी जानकारी थी सबको, उनको जानकारी थी कॉपर की। आयरन से उनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जो लेटर वैदिक एज है अब उनको आयरन की भी पूरी तरह से जानकारी हो गई थी। तो अब जब आयरन की जानकारी हो गई तो इसी ने कहीं ना कहीं इनका जो एक्सपेंशन है उसको एक्सपेंड करने में मदद की थी। द ऋग्वेदिक पीपल न्यू ऑफ अ मेटल कॉल्ड अयाज विच वाज आइदर कॉपर और ब्रॉन्ज। तो ऋग्वेदिक जो पीपल थे वो कॉपर के बारे में जानते थे, लेकिन जो लेटर वेदिक एज के पीपल्स आए वो ज़्यादातर पूरा ही मतलब आयरन और मेटल की उनको जानकारी हो गई थी, और पूरा ये लोग कह सकते हैं जो मेटलर्जी टर्म था उससे वो लोग अच्छे खासे वाकिफ थे। तो सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल। तो अब देखिए जो सोसाइटी थी वो एक तरह से गांव पे ही बेस्ड थी पूरी। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड देयर आर ट्रेसेस ऑफ द बिगनिंग ऑफ अर्बनाइज्म। तो देखिए जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था कहीं ना कहीं उसको हम लोग अर्बन फेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो भी रहने का तौर तरीका या जो उसकी पॉटरी थी वो एक तरह से पूरी ही पूरी मॉडर्न बेस्ड थी। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट वैदिक एज था यहाँ से इन लोगों का धीरे धीरे जन्म और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पावर कंसोलिडेशन किंगडम और फिर धीरे धीरे जनपद इन सब का राइज होना चालू हो रहा था। तो इसीलिए ये ऐसा कहा गया है कि टुवर्ड्स जो जब ये लेटेस्ट वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था, वहां से अर्बन मतलब वहां से शहरी विकास के कुछ ना कुछ शेष मिलते हैं। हालांकि पूरे बड़े तौर पर देखा जाए तो लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी थी वो एक तरह से पूरी ग्रामीण ही थी हमारी। Agriculture emerged as the chief means of livelihood of the later Vedic people. The forests were clear। और जाहिर सी बात है ये लोग आज भी अभी भी शिफ्टिंग की कल्टीवेशन के थ्रू अपना एग्रीकल्चर प्रोसीजर जो था उसको फॉलो करते थे। जैसे कि ऋग वैदिक एज थे तो वही ये लोग लेटर ऋग वैदिक एज वाले भी फॉलो करने लगे। कल्टीवेशन वॉज डन बाय द प्लग। अब प्लग की जानकारी ऋग्वेदिक वालों को थी नहीं क्योंकि वो लोग कॉपर का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो लेटर वेदिक एज वाले थे उनके पास तो अब आयरन की पूरी जानकारी थी। तो इसलिए एक तरह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों ने इनको एग्रीकल्चर करने में मना किया, और जो इनका प्राइम फोकस था वो था उस समय मिक्स्ड फार्मिंग में। तो मिक्स्ड फार्मिंग वॉज वन ऑफ द प्राइम। अब जाहिर सी बात है मिक्स्ड फार्मिंग ही जो लेटर वेदिक एज वाले थे वो लोग उसको फॉलो करते थे।
Sorry. The land was still communally owned over which the Vish clan had many participatory rights, but it was recognized as property and the head of the household who owned the land was termed as गृहपति। तो देखिए पहले जो लैंड थी वो कहीं ना कहीं क्लैन ओन किया करती थी और उस क्लैन को जो चीफ होगा वो इस पूरी लैंड का मालिक होता था। हालांकि लेटर वैदिक एज में ये सारी चीज़ें खत्म हो गई और अब कहीं ना कहीं फैमिली के पास इसके पास फैमिली के पास जो थी वो इस पूरी लैंड की अथॉरिटी आ गई कि किस फैमिली के पास कितनी लैंड है। वो अब हम लोग लेटर ऋग वैदिक एज से हम लोग डिनोट करने लगे थे। और जो उस पूरी हाउस होल्ड का हेड होता था उसको हम लोग कहते थे गृहपति। और इसी के नाम जितनी भी जमीन होती थी या जो भी लैंड होती थी वो इन्हीं के नाम पे होती थी और इन्हीं को इसका मालिक कहा जाता था। तो देखिए 3 पॉइंट जो मेन बाइफिकेशन हुआ था मतलब मेन डिफरेंस हम लोग कह सकते थे ऋग्वेदिक से लेटर ऋग्वेदिक में। पहला ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन अर्लियर बाय द कॉपर बट लेटर बाय द आयरन। ठीक। उसके बाद जो पहले जो लैंड होती थी उसको क्लैन वाले ओन किया करते थे और उसी के नाम से पूरी क्लैन को उसी के नाम से पूरी जमीन चलती थी। लेकिन लेटर ऋग्वेदिक में क्या हुआ अब फैमिली के पास लैंड होने लगी और उस फैमिली का जो चीफ होगा वो जमीन का मालिक कहलाया जाएगा। राइस व्हीट बिकेम द स्टेपल डाइट और लेंटिल्स वर आल्सो ग्रोन। तो देखिए पहले जो था पहले यवा और बार्ले ये लोग होते थे ऋग्वेदिक एज के समय में। लेकिन लेटर ऋग्वेदिक एज में क्या हुआ अब इन लोगों को राइस और व्हीट की भी जानकारी हो गई। तो राइस को ये लोग क्या बोलते थे व्रीही और व्हीट को बोलते थे ये लोग गोधुमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा। गोधुमा बोला जाता था व्हीट को और व्रीही बोला जाता था हमारा राइस को। Also, with the beginning of food production, agriculture production began to offer in the ritual। तो अब देखिए होना क्या लगा था अब जब एग्रीकल्चर होने लगा और बड़े पैमाने पे हो गया तो जो प्रोड्यूस होता था वो भी अच्छा खासा होता था। और मेन जाहिर सी बात है फूड की ही डिमांड थी उस समय भी और आज के समय में भी। तो अब रिचुअल्स में हैवी डिमांड ऑफ फूड की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करने लगे थे कि मतलब जो भी रिचुअल्स होगा उसमें भारी भरकम जो है अनाज लगेगा। द आइटम ऑफ दान दक्षिणा जो था वो भी उस समय उभर के आने लगा था और इसमें क्या होता था इसमें होता था कुक्ड राइस जो कि पहले ऋग्वेदिक में यवा और बार्ले होता था अब जाके वो राइस और व्हीट हो गया था। तो यही जो कुक्ड राइस है ये एक तरह से दान और दक्षिणा का भी आइटम होता था। तिला फ्रॉम विच वॉज फर्स्ट वाइडली यूज वेजिटेबल फूड ऑयल वॉज डिराइव्ड इंक्रीजिंगली केम टू बी यूज्ड इन रिचुअल्स। तो अब टिला देखिए टिला क्या होता था ये हम लोग कह सकते हैं एक तरह से ऑयल सीड था उस समय का। एक्चुअल में इसको क्या बोलते थे ज़्यादा जानकारी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। केवल टीला उस समय बोला जाता था ऑयल सीड जिससे आज भी मेंशन है कि फर्स्ट वेजिटेबल फूड ऑयल जो था वो यहीं से निकाला गया था और फिर यहीं से ज़्यादातर ये लोग रिचुअल्स में इसका इस्तेमाल करने लगे थे। डाइवर्स एक्ट एंड क्राफ्ट वर्क प्रैक्टिस अब जाहिर सी बात है आर्ट और क्राफ्ट का यहाँ से भी समय चालू हो गया था। टिन लीड सिल्वर आयरन गोल्ड ब्रॉन्ज एंड कॉपर वर नोन टू लेटर वैदिक पीपल। अब देखिए लेटर वैदिक एज जो था उनको इन सारे ही मेटलों की जानकारी हो गई थी। लेकिन यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि ऋग्वेदिक वालों को कौन से मेटल की जानकारी थी तो उनको केवल एक मेटल की जानकारी थी और वो था हमारा कॉपर। ठीक। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टर्म डिनोट किया था जिसको हम लोगों ने कहा था मेटलर्जी। तो इन लोगों को इस पूरे ही मेटलर्जी की जानकारी थी। They were probably good smith and smelter as a lot of copper object have been found at PGW site। अब जाहिर सी बात है जब पीजी कुछ ना कोई कॉपर ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो इससे हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है स्मिथ हुआ करते थे जो कि लोहे को पिघलाकर एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया करते थे। पीपल हैड ऑब्टेन नॉलेज ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग टू। अब यहीं से पीपलों ने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की भी नॉलेज एक्वायर कर ली थी। तो कहना कि ये है कि लेटर वैदिक एज का जो फेस था ना वो एक तरह से फ्रॉम नॉर्मल टू प्योर कॉम्प्लेक्स हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इस पीरियड में सारी ही चीजें की इन लोगों को जानकारी थी। एक्सचेंज वाज स्टिल विया बाल्टर बट निक्शा वाज यूज्ड एज अ कन्वीनियंस यूनिट। तो देखिए अभी भी जो पहले ऋग्वेदिक एज में भी बाल्टर सिस्टम था वो यहाँ भी चल रहा था। निक्शा जो कि ऋग्वेदिक एज में थोड़ी थोड़ी उभर के आ रही थी वो लेटर वैदिक एज में एक तरह से मतलब बड़े लेवल पर आ गई थी। वैगॉन वैगॉन जो मतलब एक तरह से कार्ट होती थी जिसको ये जानवर लोग खींचा करते थे उस वो भी यहाँ से चलने चालू हो गई थी। इन द लेटर वैदिक एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट वाज मेड मैंडेटरी। तो देखिए ऋग वैदिक एज में आपने पढ़ा होगा कि जो टैक्सेस था वो वॉलेंट्री हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में अब ये टैक्स और जो ट्रिब्यूट है ये मैंडेटरी हो गया था। इट वाज डन बाय संग्रहित्री।
अब संग्रित्री एक पोजीशन बनाई गई जो है टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक। इट इज इक्वली इंटरेस्टिंग टू नोट द वैश्य अपीयर टू बी द ओनली ट्रिब्यूट पेयर। अब देखिए, चार वर्ण सिस्टम बटे थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो इसमें यह बताया गया है कि केवल जो वैश्य थे उनको ही टैक्स देना था, शूद्र से टैक्स लेना नहीं था। और वैश्य देगा किसको? क्षत्रिय, तो क्षत्रिय टैक्स देगा नहीं। और प्रीस्ट को ये तीनों ही जो है दान और दक्षिणा दिया करते थे। लेटर विद पीपल वर एक्वेंटेड विद फोर टाइप्स ऑफ पोट्री। अब देखिए, जो पॉटरी थी वो बाय द टाइम अलग अलग कलर की होने लगी थी। तो जो लेटर वैदिक एज थी, जब वो उनका अंत आने लगा तो उनको कितने पॉटरी की जानकारी हो गई थी उसको समझिएगा। पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर और रेड वेयर। तो चार पॉटरी की उन लोगों को जानकारी पूरी तरह से थी। अब लेटर वैदिक एज का रिलीजन कैसा था उसको समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वैदिक एज में पढ़ा था, तो वो बेसिकली जो नेचुरल फोर्सेज होती थी, ठीक, एक सेकंड, जो हमारी नेचुरल फोर्सेज होती थी उसी के ये लोग एक तरह से भगवान मानते थे। हालांकि जब हम लोगों को लेटर वैदिक एज आया तो कहीं ना कहीं भगवानों में भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो बढ़ गई थी। ठीक, बढ़ी कैसे थी उसको समझते हैं। द लेटर वैदिक एज वॉज फोकस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। अब जो पूरी तरह से एक लेटर वैदिक एज था ना, वो सेक्रीफाइस पे बेस्ड हो गया। अब सेक्रीफाइस को लोग पूरा कैसे करेंगे? थ्रू यज्ञ। ठीक, अब यज्ञ होने लगे। अब इन्हीं यज्ञ की वजह से जो लेटर वैदिक एज थी उसमें रिलीजन में जो था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी। There was an increase in the frequency and number of yajna, which generally involve the killing of animal on a large scale and the destruction of cattle wealth. तो अब cattle wealth का destruction क्यों? क्योंकि cattle से हम लोग उनकी wealth denote करते थे। तो जो जितने बड़े एनिमल सेक्रीफाइस करेगा, इसका कहने का मतलब ये है कि उतनी ही बड़े वो अमीर आदमी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तभी वो कैटल डिस्ट्रक्ट कर रहा है। और जितना वो कैटल डिस्ट्रक्ट करेगा, जितना वो पैसा खर्चा करेगा, तो उन लोगों का मानना ऐसे था कि इससे ही जो है भगवान खुश होंगे। और इसी तरह उस समय कहीं ना कहीं जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें इंक्रीज इन द मतलब वो अब ज्यादा नंबर पे होने लगे थे। This was probably the result of the growing importance of the class of Brahman and their efforts to maintain their supremacy in the changing society। और ये सब कहीं ना कहीं किसी की भी कोई मान्यता नहीं थी, केवल केवल ब्राह्मण लोगों का ये था कि वो लोग ऐसा करवाते थे जानबूझ के, ताकि उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे, कहीं ना कहीं जो उनका दान और दक्षिणा है वो उनके पास अच्छी खासी आती रहे। These judges brought to them a large amount of wealth in the form of दान एंड दक्षिणा। अब जाहिर सी बात है दान दक्षिणा आएगी तभी उनके पास वेल्थ आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ उसमें हुआ करते थे, जैसे हमारा अश्वमेघ हो गया, वाजपेयी हो गया, राजसूय। अश्वमेघ होता है हॉर्स सेक्रीफाइस का यज्ञ। ठीक, तो अब सोचिए जब बड़े पैमाने पर अश्वमेघ होगा तो कितने हॉर्स उस समय काटे जाते होंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिनोट करती थी ओवर पावर अपनी। द पर्पस ऑफ दिस जज टू फोल्ड। अब इस पूरे यज्ञ को करवाने का केवल दो कारण होते थे। पहला, कि जो अथॉरिटी है राजा की वो अभी भी बनी रहे। और दूसरा, अपने टेरिटरी की जो ताकत दिखाने को वो कहीं ना कहीं ये लोग दिखाना चाहते थे कि हमारे टेरिटरी में वेल्थ का क्या है। सपोज जैसे समझिएगा, जैसे एक जगह है, ठीक, अब यहाँ पे एक राजा है, एक यहाँ पे राजा है, एक यहाँ पे राजा है। तो अब ये राजा बार बार यज्ञ करवाता है और बड़े पैमाने पे जो कैटल है उसको डिस्ट्रक्ट करता है। तो इन सब की नज़रों में ये होगा कि हाँ, ये जो राजा है ये पैसे वाला है। ठीक, और कहीं ना कहीं ये इनको यहाँ बुलाएंगे इस यज्ञ में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अथॉरिटी है, या ये कह सकते हैं कि जो इनकी फ्रेंडशिप है, वो इनसे अच्छी होगी एज कम्पेयर टू इनके और इनके मुकाबले। ठीक, तो इसी वजह से केवल दो रीजन हुआ करते थे यज्ञ करवाने के। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड इन द अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। अब देखिए, जो पहले नेचुरल फोर्सेस को भगवान माना जाता था, अब ऐसा खत्म हो गया। तो जो इंद्र और अग्नि थे वो अब अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे। और इंस्टेड ऑफ देम प्रजापति, प्रजापति का कैसे कह सकते हैं हम लोग, इनको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से ब्रह्मा जी जो थे, क्योंकि क्रिएटर इनको सुप्रीम सबसे माना गया। सम ऑफ द अदर इन सम ऑफ द अदर माइनर, अब कुछ अदर भी माइनर गॉड जो एक तरह से नए थे वो भी उभर के आने लगे, जैसे विष्णु जी, रुद्र, जिनको जानवरों का भगवान कहा जाने लगा। तो ये सारी जो भगवान थे ये एक तरह से नए उभर के आए थे लेटर वैदिक एज रिलीजन में, और कहीं इनका कोई भी नेचुरल फोर्सेस से लेना देना नहीं था। Idolatry appears in later Vedic age, and just as the society was divided in later Vedic age in terms of social
क्लासेस। अब आइडेंटिटी मतलब जो एक तरह से भगवान या ये कह सकते हैं जो मूर्ति की जो पूजा थी वो यहाँ से चालू हो गई थी। However, towards the end of later Vedic age, a strong reaction began to emerge against priestly domination against God. अब देखिए कहते हैं ना किसी चीज की जब भी अंत होगी तो कहीं ना कहीं वो चीज खत्म होगी। तो उसी तरह लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था जब ब्राह्मणों का सेक्रीफाइस नेचर और बार बार यज्ञ करवाना, एनिमल डिस्ट्रक्शन जब ये ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो जो लेटर वैदिक एज का अंत का समय था इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति एक तरह से लोगों की गुस्सा होने लगी थी, especially at the land of पंचाल and विदेहा where around 6 the उपनिषद were compiled। और ये खास तौर से पंचाल का जो रीजन था और विदेहा, ये दोनों रीजन में ज़्यादा ही ऐसा होने लगा था क्योंकि यहाँ पर उपनिषद जो थे ये कंपाइल किए गए थे। और जाहिर सी बात है इसमें अलग अलग सेक्रीफाइसेस, इसमें कैसे घर चलाना है या कैसे भगवान से आत्मा का मिलन करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो कहीं ना कहीं ओवर जो मतलब था ना किसी भी चीज़ का ओवर, तो ये सेक्रीफाइस या ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था। तो इस वजह से जो है एक तरह से हॉस्टिलिटी जो थी पब्लिक की वो प्रीस्ट क्लासेस पे होने लगी थी। तो ये था पूरा लेटर वैदिक एज के रिलीजन के बारे में। तो इसमें मेन पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज की कंपैरिजन में कि देखिए पहले के जो भगवान जो ऋग्वेदिक वाले थे वो नेचुरल फोर्सेस को मानते थे, लेकिन जो लेटर वैदिक एज थे वो पावर वाले भगवान को मानने लगे, जैसे कि हमारे प्रजापति हो गए, विष्णु हो गए। तो इन सबको एक तरह से कहीं ना कहीं ये लोग पावर की तरह मानने लगे थे। आइडेंटिटी जो थी वो ऋग्वेदिक एज में प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, लेकिन जो आइडेंटिटी थी वो लेटर वैदिक एज में प्रैक्टिस की जाने लगी। पहले के समय में यज्ञ का इतना नहीं हुआ करता था, केवल एक तरह से पूजा की जाती थी इन लोगों की जनरली। लेकिन जो लेटर वैदिक एज था उसमें यज्ञ और सेक्रीफाइसेस जो थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। देखिएगा अब ये कुछ खास टर्म्स हैं जो लेटर वैदिक एज में यूज़ किए गए हैं, इसको एक बार समझ लीजिएगा। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जैसे गौत है वो हम लोगों का कहाँ मिलता है, वो हम लोगों को मिलता है अथर्ववेद में। जो पुरुषिकता हिम है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अब पुरुषिकता हिम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी हिम में ये बताया गया है कि जो चार वर्ण थे जिसमें हमारी सोसाइटी डिवाइड की गई थी, वो हम लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ मिलती है, ये मिलती है पुरुषिकता हिम में। फर्स्ट थ्री आश्रम, ब्रह्मचार, गृहस्थ और वनप्रस्थ, ये पॉइंट हटा दीजिएगा। जो पहले तीन आश्रम थे जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ, इन तीन आश्रम की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, मिलती है चंद योगा उपनिषद से। फिर चार आश्रमों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हम लोगों को ज्वाला उपनिषद से। समशारा, सभा एंड समिति, ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, इसकी मिलती है हम लोगों को अथर्ववेद से। सत्यमेव जयते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एसएससी कई बार पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ये आप लोगों को मिलता है मंडूका उपनिषद में। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति कहाँ मिलता है, मैत्री उपनिषद में। ग्रेट फ्लड, शतपथ ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रेसिडेंस की ब्राह्मण में क्षत्रियो का ज्यादा वो था, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है अत्रेय ब्राह्मण में। मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज, ये सतप्रथ ब्राह्मण में। ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को तो भूल के भी कभी मत भूलिएगा। बाकी एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्पेशली छाट के निकाले हैं। तो ये पूरा था लेटर वैदिक एज के बारे में। अब इसके बाद आपको कहीं से भी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके क्वेश्चन लगाइए। और हम लोग भी एक सारे ही एग्ज़ाम के कंपाइल पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।